नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस वीडियो में। हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.1 एंड 1.2 को हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज ये इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर से। चेक दैट द रेशियो ke² डिवाइड बाय g, me and mp is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो हमें सबसे पहले रेशियो दिया गया है ke² डिवाइड बाय g, me and mp। इसको डायमेंशनलेस प्रूव करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये रेशियो दिया क्या गया है। इस रेशियो में दिए गए सभी जो टर्म्स हैं ये क्या सिग्निफाई कर रही हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, me एंड mp। ऊपर वाले टर्म को देख के हमें साफ साफ पता चल रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले से ली गई टर्म है। के जिसमें कांस्टेंट का काम करता है और e² जो Q1 एंड Q2 का काम करता है। और नीचे दी गई टर्म है जो g, me एंड mp, ये ली गई है 11th क्लास के ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ ऑफ फोर्स से। g जिसके अंदर कांस्टेंट का काम करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और me एंड mp आर द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दीज आर द मासेस। तो ऊपर वाले टर्म को देख के हमें साफ साफ पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और नीचे वाली जो टर्म है ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करके देखते हैं, कहीं ये रेशियो तो नहीं आ रहा। अगर वो रेशियो आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता लग जाएगा रेशियो एक्चुअल में है किस चीज़ का। तो हम डिवाइड करते हैं किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाय r², और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो हमने 11th में पढ़ा है G m1 m2 डिवाइड बाय r²। ये फोर्स वास्तविकता में लग किसके बीच में रही है, इस रेशियो से हमें पता लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रही है, क्योंकि मासेस भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दिया गया है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी सिमिलर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनके ऊपर e² लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी e² आएगा। तो हमने जैसे इनको डिवाइड किया r² से r² कैंसिल हो गया कि Q1 एंड Q2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सिमिलर होता है, तो हम ये e² लिख सकते हैं इसे। एंड G m1 m2, G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 यानी मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो वही रेशियो है जो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें पता लग गया कि ये रेशियो किस चीज़ का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। ये फोर्स किसके बीच में लग रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा तभी लगेगी जब दो बॉडीज़ का अपना एक चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अपना एक चार्ज होता है जो सिमिलर होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तभी वर्क करती है जब दो बॉडीज़ का अपना मास हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी होता है खुद का, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होता है, लगभग 10,000 गुना छोटा होता है, लेकिन मास तो होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनके बीच में वर्क करेगी। अब हमें इसे डायमेंशनलेस प्रूव करना है। डायमेंशनलेस प्रूव करने का मतलब हमें इसे यूनिटलेस प्रूव करना है, जिसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती। इस रेशियो में दी गई सभी टर्म्स का हम सबसे पहले ऐसा यूनिट नोट डाउन करेंगे। के की यूनिट जो हमने अभी तक पढ़ते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, और ई यानी चार्ज जो कि कूलम का स्क्वायर होगा। जी इसकी यूनिट में हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम का स्क्वायर। me एंड mp आर द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोथ आर मासेस, देन देयर यूनिट विल बी किलोग्राम का स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं ये कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर ने न्यूटन मीटर स्क्वायर को मार दिया, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम कैंसिल हो गया। तो यूनिट इसकी सभी कैंसिल आउट हो चुकी हैं आपस में। इसका मतलब ये क्वांटिटी यूनिटलेस है, ये जो रेशियो है, ये रेशियो यूनिटलेस है। इस रेशियो की अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, ये प्रूव हो गया क्योंकि इसकी सभी यूनिट कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब हमें फर्दर क्वेश्चंस में पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करनी है
सिंप्लीफाई करनी है। अब सभी जो कांस्टेंट है सभी कांस्टेंट है, क्योंकि ई पर भी चार्ज भी कांस्टेंट होता है, के भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एम एंड एम भी हमेशा सेम रहते हैं, इनका मास भी चेंज नहीं होता। तो सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर, इस रेशियो के अंदर। के की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9, ई 1.6 × 10⁻19 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी की वैल्यू हम जानते हैं, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, ये भी 9.1 × 10⁻31। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर रात को आपसे पूछा जाए 1 बजे भी कि इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू वास्तविकता में होती क्या है, तो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। 11th-12th के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, याद रखने योग्य होती है। मास ऑफ प्रोटॉन भी हम जानते हैं, ये भी होता है 1.66 × 10⁻27। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2.3 × 10⁻39। ये रेशियो होगा। ये किस चीज़ का रेशियो है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, जो कि 2.3 × 10⁻39 ये होगा। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आपको करना है इस पर वो काम। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया क्योंकि मुझे याद था, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन प्रूव करनी है। इस रेशियो से हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ये है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2.3 × 10⁻39 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये क्वेश्चन हमें यही समझाने का प्रयास कर रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 ज़्यादा होती है किससे कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ये कितने गुना होती है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर 10⁻39 की जगह 10⁻7 होता तो लगभग 1 करोड़ गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर यहाँ पर 10⁻12 होता 39 की जगह, तो लगभग 1 लाख करोड़ गुना अधिक होती क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। आप देखिए यहाँ पर 39 है तो कितने गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो यही कभी कभी जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में टोटल फोर्स निकालने का प्रयास करते हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है कंपैरेटिवली। तो यही था क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें।